बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबू जाफ़र मंसूर और उनके कारहाय नुमायाँ, यानी कि अबू जाफ़र मंसूर ने कौन कौन से अहम कारनामे जो हैं वो सर अंजाम दिए और किस तरीके से उन्होंने अपनी हुकूमत को इस्तेहकाम बख्शा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जब अबू जाफ़र मंसूर को हुकूमत मिली तो उस वक्त जो हालात थे रियासत के वो कैसे थे। उस वक्त एक ऐसा इंतशार का दौरा था, क्योंकि अबुल अब्बास सफ़ा जो थे वो उनको अभी तक ठीक इतना टाइम नहीं मिला था कि वो बिल्कुल तमाम बगावतें ख़त्म कर देते। अगरचे किसी हद तक हालात जो थे वो काबू में थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बागी जो थे सल्तनत के अंदर वो सर उठा रहे थे। तो हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर ने इन तमाम बगावतों को बड़े अच्छे तरीके से उनका ख़ात्मा किया, उनके ख़िलाफ़ मुहिम्मात भेजी और आखिरकार इन इलाक़ों के अंदर उन्होंने अमन व सुकून जो है वो कायम किया। इसमें हम देखते हैं कि इस हद तक जो शाहराएँ हैं, यानी कि जो सड़कें थीं वो पुरअमन थीं, उसमें जो मुसाफिर हैं वो बेखौफ ख़तर जो है वो जा सकते थे, उनको मतलब आसानी से सफ़र करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उस दौर में भी लोगों को लूट लिया जाता था और लोग जो हैं अपने माल व असबाब से महरूम कर दिए जाते थे। लेकिन अबू जाफ़र मंसूर ने इस तरह की हिकमत अमली अपनाई कि उन्होंने इन तमाम बगावतों को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया। इसके अलावा जब आप बगावतें ख़त्म करते हैं, इसके अलावा आपने एक ऐसे आमिल या गवर्नर मुकर्रर किए जो मजबूत हुकूमत की मजबूती में अहम किरदार अदा कर सकते थे और जिन्होंने जो है हुकूमत की रेट को बहाल किया। इसमें हम देखते हैं कि अब्बासी खलीफा ने अपने अहद के अंदर अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। उन्होंने अच्छे तरीके से हुकूमत जो है वो कायम की और एक मज़बूत निज़ाम जो है वो कायम किया और अपने जानशीनों को उस मज़बूत निज़ाम को जो है वो उन्होंने दिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने और जो इक़दाम किए उसमें अलवियों की ताकत का ख़ात्मा है। मसलन जिस अब्बासी खिलाफत आले मोहम्मद के नाम पर हासिल की गई थी और अवाम के अंदर आले मोहम्मद को बहुत ज़्यादा जो है उनकी सपोर्ट अवाम के अंदर पाई जाती थी और अवाम जो है उसका बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर के दौर में दो अहम अशख़ास जो हैं, जो इमाम नफ्स ज़किया और इमाम नफ्स रज़िया, उन्होंने जो है बगावत की और अबू जाफ़र मंसूर ने इस बगावत को भी कुचला। इसमें हम देखते हैं और भी जो मुआरके होते हैं उस दौर में अबू जाफ़र जो है मुसलसल इमाम इब्राहिम जिनको नफ्स ज़किया जो हैं, इसी तरह से इमाम नफ्स रज़िया जो हैं, उनके इमाम इब्राहिम नफ्स ज़किया और नफ्स रज़िया दोनों की तलाश में ये मुसलसल रहे और उनको आराम से रहने नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उनके जो रिश्तेदार थे उनको गिरफ़्तार किया और नतीजतन इनको जो है बाहर आना पड़ा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अबू मुस्लिम ख़ुरासानी, उनका कत्ल जो है वो भी एक उस दौर का एक अहम वाक़या है। अबू मुस्लिम ख़ुरासानी के कत्ल के बाद खुरासान के इलाके में बगावतें और जो हैं वो उठ खड़ी हुई। बगावतों का एक तूफ़ान जो है वो उठ खड़ा हुआ और मुख्तलिफ़ अनासर ने जो है मुल्क का अमन अमान तबाह कर दिया। लेकिन मंसूर ने यहाँ पर भी कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई, बल्कि मंसूर ने इस बगावत को भी ख़त्म करने, इन बगावतों को भी बड़ी सख्ती से उसने ख़त्म किया। और इस तरह जो छोटी मोटी बगावतें जो थीं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हुई, जिस तरह से आपको पता है कि मैंने कहा था सिंध का एक इलाका जो दूर दराज इलाका था, वहाँ पर भी इसने बगावत को ख़त्म किया। इस तरह से अबू जाफ़र मंसूर इस बात से भी अच्छी तरह आगाह थे कि जो मुल्क की सालमियत है उसमें क्या हम समझते हैं कि मुल्क की इस्तेहकाम, जो मुस्तहकम मालियत है मुल्क के अंदर, जो मुल्क की सालमियत में अहम किरदार अदा करती है। यानी कि अगर मुल्क मुआशी तौर पे मज़बूत होगा
तो मुल्क तरक्की करेगा। इस चीज़ से वो अच्छी तरह आगाह थे और इसके लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई कि जिसमें हम देखते हैं कि इवन उनको बुखील भी कहा गया, बुखल करते हैं, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा खर्च नहीं करते और फजूल खर्ची जो है वो नहीं किया करते थे। और एक तरह से एक ऐसा तर्ज अमल उन्होंने, जिसमें आप थोड़ी सी अगर मिसाल देना चाहें और आप कोट करना चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से वो पेवंद लगे कपड़े अपने बेटे को दिखाए उन्होंने। पिछले वाक़यात में आपने पढ़ा और मतलब एक खलीफा को ये के लिए मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद थीं, उनके पास मालो असबाब भी था जो अपनी ज़ात पर खर्च कर सकते थे, लेकिन अपने बेटे को नसीहत करते हुए समझाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी इकदामात किए जिसमें उन्हें बताया कि वाकई जब ज़रूरत हो तो हमें वो चीज़ें भी इस्तेमाल करनी चाहिए जो फटी पुरानी हों और हमें फजूल खर्ची से दरेक करना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर इस हद तक अपना जो ख़जाना छोड़ गए थे कि अपनी वसीयत बेशुमार दौलत उन्होंने अपनी छोड़ी और मेहदी को मुखातिब करते हुए कहा था कि मैंने इस कदर रुपया जमा कर दिया है, अगर 10 साल तक भी खुराज वसूल ना हो तो ये जमा शुदा ख़जाना जो है वो बाकायदा फ़ौज की तनख्वाह और इंतज़ाम मुमलिकत के अखराजात वो अहलो अयाल के लिए काफ़ी होगा और सरहदों की हिफाजत के लिए भी काफ़ी होगा। यानी कि वो अपने बेटे को ये कहते हैं कि मैंने इस हद तक मालो असबाब आपके लिए जमा किया है कि अगर आप 10 साल तक कोई काम ना करें, 10 साल तक खुराज होता है जो एक तरह का टैक्स है जो ज़मीन से लिया जाता है, जो राया होती है उससे लिया जाता है, तो वो अगर टैक्स ना भी लिया जाए तो उसके बावजूद भी हमारे ख़जाने के अंदर इतना रुपया पैसा मौजूद है कि अगर आप 10 साल तक वो टैक्स कलेक्ट ना करें तो उसके बावजूद ख़जाना जो है वो भरा हुआ होगा। इसी तरह से हम देखते हैं ये उनकी किफ़ायत शुआरी का नतीजा था कि मुल्की ख़जाना जो है वो उस वक्त भरा हुआ था। इसी तरह से हम देखते हैं कि मंसूर के दौर में राया जो है, जो अवाम थे वो खुशहाल थे। उन्होंने ऐसी ज़मीनों को आबाद किया जो गैर आबाद थीं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अजनास और फलों की जो है वो बहुतात हुई। जो आम ज़रूरत की अशिया थीं वो सस्ती थीं और बहुत कम दाम थे। जैसे मुख्तलिफ अशिया के दाम जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अर्ज़ानी का ये आलम था, यानी कि इस कदर सस्ती चीज़ें जो थीं वो अवेलेबल थीं कि एक मेंढा 1 दिरहम में, गाय का गोश्त फ़ी मन जो है वो 1 दिरहम, बकरे का गोश्त 1 दिरहम में, 30 सेर शहद 1 दिरहम में, यानी कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको मिल जाया करती थीं। इसी बिना पर अबू जाफ़र मंसूर का जो दौर है उसको अहदे बनु अब्बास का ज़री ज़माना कहा गया। ज़री से मुराद सुनहरी ज़माना भी आप लिख सकते हैं या कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा दौर जिसमें अवाम खुशहाल थे, लोग खुशहाल थे और अमन सुकून से ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे थे, राया खुशहाल थी। तो अबू जाफ़र मंसूर के दौर के अंदर अवाम की खुशहाली के लिए जो हैं कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गईं, यानी कि ज़राअत की तरक्की के लिए कोशिशें की गईं। दूसरी जो आपने पहले मैंने आपको बताया कि जो शाहराएँ थीं, जो सड़कें थीं वो इस हद तक पुरअमन थी कि लोग जो है तजारत की गर्ज से काफ़िले जो है वो आया करते थे और काफ़िले जो हैं ये गैर ममालिक में भी हमें मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ इनके अब्बासियों के ताल्लुकात का हमें अंदाज़ा होता है। उस दौर की जो दरियाफ़्त हुई हैं आर्कियोलॉजी के हवाले से, जब हम देखते हैं कि जो चीज़ें इनकी दरियाफ़्त हुई हैं, मुख्तलिफ़ सिक्के मिलते हैं और हमें पता चलता है कि रोमन्स के साथ भी इनके ताल्लुकात थे। और इसी तरह से ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि जिस तरीके से इन्होंने मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं वो मंगवाईं और उनके तराजुम जो हैं अपने यहाँ करवाए गए और उनको आवाम के लिए ख़ास तौर पर जो है वो उनको एक्सेस दी गई। इसमें अगर आप देखें कि यूरोप के अंदर भी अगर आप बात करें तो यूरोप में भी एक दौर था कि कुतुब जो हैं वो आवाम के लिए नहीं दी जाती थी, लोगों को नहीं दी जाती थी और कहा जाता था जो ख़ास एक तबके के लिए। कदीम ज़माने में यहाँ पर भी कुछ ऐसे रवाज थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों को उन चीज़ों की एक्सेस दी गई और लोगों ने उन अलूम से इस्तिफ़ादा हासिल किया और फिर जो है उन अलूम से इस्तिफ़ादा किया और फिर वो जो है आगे चलकर वो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो है सितारे जो हैं वो चमके। इसमें इसके अलावा जब हम देखते हैं उनके दौर की तरक्कियों
की बात करें, इल्मी तरक्की की, तो उसमें हम देखते हैं कि मंसूर खुद सॉरी ऐसा शख्स था जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था इल्म के। उसमें उस दौर के अंदर किताब व सुन्नत के अलावा भी बड़ा काम हुआ। अरबी ज़ुबान के अलावा मुख्तलिफ़ जो ज़ुबानें हम देखते हैं, क्योंकि ये लोग मुतासिर थे जो है बनु अब्बास से, तो यूनानी फ़ारसी ज़ुबान जो है उस दौर में बड़ी बड़ी तसानीफ़ जो है उसमें उस दौर में वजूद में आई। इसके अलावा उनके अहद की जो बड़ी बड़ी और अहम शख्सियात हैं, अगर हम देखें तो उनके दौर में हज़रत इमाम मालिक हैं और इमाम अबू हनीफ़ा जैसी शख्सियात पैदा हुई। इमाम मालिक की किताब जो मोता है वो उन्होंने उसमें उस तहरीर की। इसी तरह से इमाम मालिक की जो किताब है मोता, इमाम मालिक, वो तहरीर की गई। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं उन्होंने फ़िक़्ह हनफ़ी की तदवीन की। और इब्ने इसहाक़ के बारे में कहा जाता है कि ये वो शख्स थे जिन्होंने मगाज़ी कहते हैं वो किताब जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ ग़ज़वात का तज़किरा किया गया हो, वो उन्होंने इस दौर में तदवीन की। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े उस दौर के जो आलिम हैं, जिनमें सफ़ियान सौरी हैं, इब्ने मुबारक हैं, इमाम अबू यूसुफ़ हैं, ये लोग भी उसी दौर में जो है हमें इनके बारे में जानते हैं कि ये भी उस दरबार में या उस इलाके के अंदर उस वक्त मौजूद थे। इसी तरह से अलूम अक़लिया, नक़लिया के साथ साथ अलूम अक़लिया से मुराद ये है कि लॉजिक, फ़लसफ़ा और मंतक के जो अलूम हैं उनको भी रवाज देने की कोशिश की गई। और उस दौर में बड़े बड़े लोग जो हैं, जैसे कि ये लोग इंटरेस्टेड थे तो इन्होंने मुख्तलिफ़ बुक्स जो हैं वो इंडिया से मंगवाई और उनके तर्जमे किए गए। फ़ारसी और अरबी में इनके तर्जमे किए गए हैं। जैसे सधानत की एक किताब है, ठीक है, उसका तर्जमा किया गया। इसके अलावा हम आगे चलकर मज़ीद देखते हैं कि बनु अब्बास का जो दूसरा दौर था, जिसमें हम कह सकते हैं कि खलीफा हारून रशीद और उसके बाद खलीफा मामून रशीद का दौर एक ऐसा दौर है जिसमें मज़ीद जो हैं तरक्कियाँ हुई और जिसमें मज़ीद तरक्की की गई। मुख्तलिफ़ अलूम व फ़नून जो हैं उनमें इन्होंने भी यूनान से कुतुब मंगवाई और उनके तराजुम किए गए। इसी तरह से हम उनके दौर में देखते हैं कि एक और अहम वाक़या मस्जिद हराम और मस्जिद खैफ की तोसी है और बगदाद की अज़ीमुशान शाहराहों की तमीर मंसूर के अहद के अहम तमीराती काम थे। यानी कि खलीफा ने किसी एक शोबे की तरफ तवज्जो नहीं दी, उन्होंने ज़िंदगी के तमाम शोबों को, तमाम डिपार्टमेंट्स जो थे उसको बड़े अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की। इसी तरह से उन्होंने ज़राअत की तरफ भी ख़ास तौर पर तवज्जो की। ज़राअत की तरक्की के लिए क्या किया गया कि मुख्तलिफ़ नहरें, जैसे नहर ज़ुबैदा है, आगे चलकर आप अब्बासी दौर में पढ़ेंगे, वो कायम बनाई गई थी। इसी तरह से रफ़ा आमा के बहुत सारे काम और जो ख़वातीन भी ख़ास तौर पे अब्बासियों की थी वो भी रफ़ा आमा के कामों में भरपूर दिलचस्पी लिया करती थी और अपने अवाम और राया के लिए बहुत ज़्यादा उनके जो हैं कारनामे जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि बनु अब्बास में खलीफा जो थे अबू जाफ़र मंसूर, उनका दौर एक अहम और सुनहरी ज़माना कहलाने के काबिल है। सुनहरी ज़माने को मैं फिर दोबारा से थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं। उस दौर को कहते हैं जिस दौर के अंदर जो है तरक्की हो, आवाम खुशहाल हों, उसके अंदर आप मुख्तलिफ लोग अमन सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हों, मुआशी तौर पे वो मुल्क जो है वो मजबूत हो। अगर हम इन तमाम बातों को देखें तो बगावतों के साथ साथ अबू जाफ़र मंसूर ने इन तमाम अपने जो उनको मुख्तलिफ़ तरह की मसाइल या मुश्किलात दरपेश थीं, इन तमाम पर उन्होंने बड़े अच्छे और अहसन तरीके से जो है वो काबू पाया। और उनका दौर इस्तेकाम, उस दौर में जो इस्तेकाम सल्तनत के लिए इक़दाम उठाए गए वो भी बहुत अहम थे। और हम कह सकते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर का दौर जो है वो खिलाफत बनु अब्बास का एक अहम दौर है, जिसमें अवाम के फलाह बहबूद के काम किए गए और एक हद तक जो फलाही रियासत का जो तस्वुर है हमें मिलता है।